बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। पिछले वीडियो में आपने देखा था सेल वॉल। सेल वॉल की जो कैरेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, उसके ठीक अपोजिट होती है सेल मेम्ब्रेन। ये सभी के अंदर पाई जाती है। जैसे कि सेल वॉल में एक रेस्ट्रिक्शन था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन होती है सभी के पास। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी। तो पहले कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं भैया। ये पाई जाती है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। कोई भी हो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती ही है। इनर मोस्ट सबसे पहली लेयर जो होती है किसी भी सेल की, सबसे पहली बाउंड्री जो होती है किसी भी सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। या मैं ये कहूँ कि अगर किसी सेल के पास अगर एक ही मेम्ब्रेन है तो वो सेल मेम्ब्रेन ही होगी। कोई भी सेल ऐसी है ही नहीं जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। हर किसी के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, कोई सा भी सेल हो, कोई सा भी जीवित सेल हो, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि ये सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती है। दूसरा, जैसे कि सेल वॉल अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो को एक बार देख लेना फिर से। सेल वॉल के जो फीचर्स थे उसका जस्ट अपोजिट सेल मेम्ब्रेन का है। जैसे कि सेल वॉल डेड लेयर थी, मरी हुई थी, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल्स की बनती है, यानी कि ये एक लिविंग लेयर है। सेल वॉल काफ़ी थिक थी जबकि ये थिन है। सेल वॉल रफ एंड टफ लेयर थी जबकि ये काफ़ी नाजुक है, डेलिकेट है। सेल वॉल नॉन इलास्टिक थी जबकि ये इलास्टिक नेचर की है। सेल वॉल परमिएबल थी जबकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। IMP लगा देता हूँ इस पर। सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वो यही है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। बताया था मैंने आपको 3 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन किसी को भी अपने आर पार नहीं जाने देती। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जबकि सेल वॉल में ऐसा नहीं था। सेल वॉल तो परमिएबल थी, कोई भी उसके क्रॉस कर सकता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आपको याद रखने हैं। कुछ वैज्ञानिकों की बातें कर लेते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये शब्द किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन टर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सेल मेम्ब्रेन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? यहाँ पर आंसर है नेगेली एंड क्रैमर। ये 2 वैज्ञानिक हैं, दोनों को बिल्कुल याद रखना। सेल मेम्ब्रेन शब्द नेगेली और क्रैमर ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये सेल में सब सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया है? तो ये जो शब्द है, ये शब्द दिया है प्लोवर ने। वैज्ञानिक का नाम, पूरा नाम इनका J.Q. प्लोवर याद रखना। प्लाज्मा लेमा शब्द दिया है प्लोवर ने। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये टर्म किसने दी है? ये यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया है? रॉबर्टसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया है? नेगेली और क्रैमर ने। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? रॉबर्टसन ने। इसको भी याद रखना, 1-2 एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया है? प्लोवर ने। तो ये वैज्ञानिकों की बात की हमने, ठीक। अब बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, उसकी संरचना की, कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। कई सारे वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपने अपने मॉडल दिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। हर वैज्ञानिक का अपना अपना तर्क था। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हम पढ़ लेते हैं वैज्ञानिकों के, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को
एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एक मॉडल था लाइपॉइडल मॉडल, लाइपॉइडल मॉडल कहो या लाइपॉइडल थ्योरी कहो। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, कि भाई सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है, कैसी दिखती है, किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी, अपने अपने तर्क दिए कि भाई सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है, ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। जिसमें सबसे पहला मॉडल था, सबसे पहली थ्योरी थी लाइपॉइडल थ्योरी। ये बात कब की है, 1902 की। वैज्ञानिक कौन थे, ओवरटन। तो वैज्ञानिक ओवरटन ने 1902 में एक थ्योरी दी, लाइपॉइडल थ्योरी। और क्या कहा, इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ लिपिड का बना होता है। किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड की। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस थ्योरी का। नाम से समझ में आता है लाइपॉइडल थ्योरी। मतलब ओवरटन अपनी इस लाइपॉइडल थ्योरी में ये कहना चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की बनी होती है। कुछ सालों तक लोगों ने इसी को फॉलो किया क्योंकि उस वक्त कोई और थ्योरी आई नहीं। उसके बाद एक और थ्योरी आई, एक और मॉडल आया सैंडविच मॉडल। इसको ट्राई लैमिनार मॉडल भी कहा गया। सैंडविच, ये वही सैंडविच है जो आप मार्केट में खाते हो। ट्राई लैमिनार मतलब 3 लेयर इसके अंदर है। तो सैंडविच मॉडल, ट्राई लैमिनार मॉडल, ये बात कब की है, 1935 की। और वैज्ञानिक हैं डेप्सन एंड डैनेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैनेली। तो क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछा जा चुका है कि सैंडविच मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सैंडविच मॉडल या ट्राई लैमिनार मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था। आंसर होगा डेप्सन और डैनेली। और कब दिया था, 1935 में। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ईयर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, 1935 में। ठीक, डेप्सन और डैनेली ने क्या कहा, इन्होंने इस ओवरटन के मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया, झुठला दिया। इन्होंने कहा कि भाई ओवरटन जो अपनी लाइपॉइडल थ्योरी में कहते हैं वो गलत है। डेप्सन और डैनेली ने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सैंडविच जैसी दिखती है। आप लोगों ने खाई होगी सैंडविच। क्या होता है भाई सैंडविच में, एक ऊपर लेयर होती है, जैसे 2 ब्रेड पीस ऊपर होते हैं और सेंटर में जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, इस तरह की दिखती है सैंडविच। डेप्सन और डैनेली ने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हूबहू सैंडविच जैसी ही दिखती है। इसमें इन्होंने कहा, डेप्सन डैनेली ने, कि जो ऊपर की जो लेयर है ये प्रोटीन की बनती है और अंदर की जो बाई लेयर है ये लिपिड की बनी होती है। यानी कि डेप्सन और डैनेली के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की नहीं बनती, लिपिड के साथ साथ उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। जबकि ओवरटन के हिसाब से, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड होता है। जबकि डेप्सन और डैनेली के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सैंडविच जैसा। इसको ऐसे भी बोलते हैं PLLP, 2 प्रोटीन लेयर और बीच में 2 बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड। तो यहाँ पर टोटल 3 लेयर होती हैं, इसलिए इसको ट्राई लैमिनार। कुछ लोग इसको 4 काउंट करेंगे कि 1 2 3 4। 4 इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही लेयर है। तो लोग बोलेंगे सर ये भी तो प्रोटीन एक ही लेयर है, अंतर है। ये अल्फा ग्लोबुलर होती है और ये बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन है। इतना डिटेल में नहीं जाना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ये 2 प्रोटीन लेयर है ऊपर में और एक सेंटर में बायोमोलिकुलर लेयर होती है लिपिड की। तो टोटल 3 लेयर होती हैं, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। लिपिड एक सैंडविच पोजीशन में होता है बिटवीन दी 2 प्रोटीन। 2 प्रोटीन के बीच में लिपिड होता है, एक सैंडविच की तरह दिखते हैं जे, इसलिए इसको ट्राई लैमिनार मॉडल और सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, जो दिया था डेप्सन और डैनेली ने 1935 में। फिर एक तीसरा मॉडल आया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था 1959 में, 1959 में, और वैज्ञानिक थे रॉबर्टसन। अभी बात कर चुके हैं अपन। यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। ये जो रॉबर्टसन थे, इन्होंने कोई अलग से मॉडल नहीं दिया, इन्होंने इसी सैंडविच मॉडल का सपोर्ट किया। इन्होंने भी माना कि हाँ
सेल मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच मॉडल जैसी ही होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच जैसी ही दिखती है, बस इन्होंने कुछ और चीज़ें उसमें जोड़ दी। जैसे कि रॉबर्टसन ने कहा कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की हो, भले चाहे वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो, मेरी सेल मेम्ब्रेन हो, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो, किसी की भी सेल मेम्ब्रेन हो, वो सब की सब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होती हैं। बस केमिकल नेचर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब की सब सेल मेम्ब्रेन एक जैसी होती हैं, स्ट्रक्चर उनका सबका एक जैसा ही होता है। ये बात किसने कही? रॉबर्टसन ने अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, कि कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट की हो चाहे यूकैरियोट की हो, सबकी सेल वॉल स्ट्रक्चरली सेम होती है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखो। रॉबर्टसन ने कहा, रॉबर्टसन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को मापा, कि सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस क्या है, उसको मापने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्टसन। और इन्होंने कहा, बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 215 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब समझते हैं आप? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सब जानते होंगे बात। तो रॉबर्टसन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को मेजर किया, उसकी थिकनेस को मापा। क्या बताया उन्होंने? कहा कि सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर जी तो रेंज है, नॉर्मली अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी रेंज होती है कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम। इस पर क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, तो वो है 75 एंगस्ट्रॉम। 75, 35 नहीं है ये 75 एंगस्ट्रॉम है। तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। रेंज पूछ ले तो 50 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम। ये 50 सबसे मिनिमम है। सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन जो होती है 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन किसके पास होती है। तो सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है टोनोप्लास्ट। ये सेल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ये किसकी होती है? ये होती है वैक्यूल की लेयर होती है। एक प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल की जो लेयर होती है उसी को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट सबसे पतली लेयर होती है 50 एंगस्ट्रॉम की। सबसे पतली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट ही होती है 50 एंगस्ट्रॉम। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोस्ट थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर कौन सी होती है? टोनोप्लास्ट, जिसकी थिकनेस है 50 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब बातें जो है थिकनेस के बारे में वो सब किसने बताई थी? रॉबर्टसन ने। ये सब पॉइंट याद रखोगे। अब आ जाओ लास्ट मॉडल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। अब देखो ये जो 3 मॉडल अपन अभी डिस्कस किए, एक लाइपोइडल मॉडल, दूसरा सैंडविच मॉडल और तीसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक कौन सा था? लाइपोइडल मॉडल जो ओवल्टन ने दिया था, दूसरा सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनार मॉडल जो डेप्सन और डैनियल ने दिया, और तीसरा आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया। इन तीनों मेम्ब्रेनों मॉडलों को रिजेक्ट कर दिया। तीनों मेम्ब्रेन जो मॉडल थे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले, इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इन तीनों में से किसी भी मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को और उसकी परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है सेल मेम्ब्रेन का? मैंने बताया था अभी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। लाइपोइडल मॉडल, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीनों ने में से कोई भी सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी और उसकी परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए तीनों मॉडल जो थे वो रिजेक्ट हो गए। वैज्ञानिकों ने ठुकरा दिया कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन इस तरह की नहीं होती जैसा आप तीनों बता रहे हो। तो फिर सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है? इसके लिए एक और मॉडल आया और वो मॉडल आपका 4th नंबर का, वो है आपका फ्लूइड मोइज़ेक मॉडल। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मॉडल दिया गया 1973 में। किस वैज्ञानिक ने दिया? सिंगर एंड निकोल्सन।
तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है अभी तक का, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। आज अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम किस मॉडल को फॉलो करेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनकी बातों को मानेंगे जो इन्होंने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ना कि ओवरटन, डेप्सन और डैनियली और रॉबर्टसन की बातों को माना जाएगा किन की बातों को? सिंगर और निकोलसन, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1973 में, वही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है भाई इनके मॉडल में, इन्होंने ऐसा क्या बताया, ये याद रखना। सिंगर और निकोलसन, क्वेश्चन दोनों पे आ चुका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? 1973 में। तो क्या कहा इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, क्या बताया गया? देखो, ओवरटन ने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की बनती है। ओवरटन को तो जो किसने झुटला दिया था? डेप्सन और डैनियली ने। उन्होंने कहा कि नहीं, सैंडविच मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ लिपिड की नहीं, प्रोटीन भी उसके अंदर होता है और वो सैंडविच की तरह प्रेजेंट होता है। उनका सपोर्ट रॉबर्टसन ने किया अपनी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, लेकिन वो सब गलत हो गया। अब एक नया मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जो 1973 की बात है, यानी 1973 से पहले तक लोग उसी को फॉलो करते थे। लोग समझते थे कि सेल मेम्ब्रेन सैंडविच जैसी ही दिखती है, ट्राइलेमिनार ही होती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सेल मेम्ब्रेन ना ही सैंडविच जैसी होती है, ना ट्राइलेमिनार जैसी होती है, ना लाइपोइडल मॉडल को फॉलो करती है। सेल मेम्ब्रेन होती है इनके अकॉर्डिंग, जो इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होता है इन अ मोज़ेक पैटर्न। आप लोगों ने मूवी में या कई पिक्चरों में या फोटो में देखा होगा, मान लो ये एक समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र में छोटे छोटे ऐसे आइसलैंड, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, रैंडम पैटर्न में, किसी का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई भी कहीं पर भी है, और इनकी जगह चेंज होती रहती है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं वो तैर रहे हैं उसके अंदर, कोई यहाँ तैर रहा है, कोई वहाँ तैर रहा है, मूव हो रहा है सब कुछ, मतलब सब कुछ रैंडम पैटर्न में है। तो छोटे छोटे आइसबर्ग, ये क्या है आपके? आइसबर्ग। और ये क्या है आपका? सी, समुद्र। तो सिंगर और निकोलसन ने जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसकी तुलना ठीक इससे की। इन्होंने कहा कि जो समुद्र है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है, और ये जो आइसबर्ग है वो क्या है? वो प्रोटीन है। और इस मॉडल के लिए इन्होंने एक टर्म दिया जिस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और वो टर्म था सेल मेम्ब्रेन लुक लाइक्स प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने क्या कहा कि भाई फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग हैं। आप नेट पर सर्च करना है इसको, आइसबर्ग इन दी सी, तो आपको वो फोटो आ जाएगा। बिल्कुल हूबहू उसी तरह की दिखती है क्या? सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल। और चूंकि ये जो आइसबर्ग होते हैं ये रैंडम पैटर्न में होते हैं, मोज़ेक पैटर्न में होते हैं, इनकी पोजीशन कभी फिक्स नहीं होती। अभी ये आइसबर्ग, ये प्रोटीन का टुकड़ा यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद ये मूव करके वहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, सब एक दूसरे से मूव करते रहते हैं, तो एक मोज़ेक पैटर्न नज़र आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन जो कंपोनेंट है वो है आपका फॉस्फोलिपिड। भाई समुद्र किसका है? फॉस्फोलिपिड का है। अब चूंकि फॉस्फोलिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। भाई फॉस्फोलिपिड क्या है? एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उसकी वजह से ये कैसा होता है? लिक्विड नेचर का होता है। ये कैसा होता है? लिक्विड नेचर का, तरल नेचर का होता है। तो भाई सीधी सी बात, फॉस्फोलिपिड समुद्र है, तो समुद्र हार्ड तो होगा नहीं, सॉलिड तो होगा नहीं, तरल नेचर का ही होगा, लिक्विड नेचर का होगा। तो वो लिक्विड नेचर का क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फॉस्फोलिपिड तो कैसा होता है? लिक्विड नेचर का होता है, उसके अंदर ये प्रोटीन्स रहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड लिक्विड नेचर का है तो मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? लिक्विड नेचर की होगी, तरल नेचर की होगी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन लिक्विड नेचर की है, तरल नेचर की है, तो वो अपनी जगह पर होल्ड कैसे है? जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन लिक्विड नेचर की है तो इसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आई? ये फैल क्यों नहीं रही? भाई अगर ये लिक्विड नेचर की है तो ये फैल क्यों नहीं रही? इधर उधर इसको बह जाना चाहिए, इसने एक शेप कैसे बना रखा है? मतलब इसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है।
तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने वाला कंपाउंड कौन सा है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो इस सेल मेम्ब्रेन के लिक्विड नेचर होने के बाद भी उसको स्टेबिलिटी देता है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, भाई रॉबर्टसन ने क्या कहा था कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो सब एक जैसी होती हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही होता है। ठीक, तो एनिमल और प्लांट यूकैरियोट के अंदर ही होता है। तो हम लोगों के अंदर या प्लांट के अंदर तो स्टेबिलिटी कोलेस्ट्रॉल दे देता है, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे स्टेबिलिटी कौन देता है? वहाँ पर होते हैं स्टीरोल्स, जिनको बोलते हैं हैपानॉइड्स। हैपानॉइड्स है या होपानॉइड्स है, देख लेना आप। उनको क्या बोलते हैं? होपानॉइड्स। क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी मैं IMP लगा देता हूँ, याद रखना। प्लांट और एनिमल के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, और बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन में होता है स्टीरोल्स लाइक कंपाउंड, इनको बोलते हैं अपन हैपानॉइड्स। ये हैपानॉइड्स बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। ये तो बात की हमने किसकी? फॉस्फोलिपिड की। प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पर, तो 2 प्रकार के होते हैं प्रोटीन। देखो, यह है फॉस्फोलिपिड। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर रहते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अंदर तक धसे हुए होते हैं। तो ये जो प्रोटीन जो सुपरफिशियली होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आसानी से रिमूव हट सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। ऑब्वियसली जब सुपरफिशियली प्रेजेंट है तो इनको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, बस याद रखना कि 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। किसके अकॉर्डिंग? सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग। और यही माना जाता है। इसी तरह का जो है, इसलिए क्या है अपना फॉस्फोलिपिड, इसी मॉडल को फॉलो किया जाता है। आज प्रेजेंट में अगर कोई पूछ ले कि भाई सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो हम उसे ये बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से दिखती है। ना ही हम डेप्सन और डेनिली के सैंडविच मॉडल को फॉलो करेंगे और ना ही किसी दूसरे मॉडल को फॉलो करेंगे। हमें फॉलो करना है सिंगर और निकोलसन के मॉडल को, क्योंकि यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो ये तो बात हो गई सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। एक छोटा सा टॉपिक और है, मुश्किल से 5 मिनट का है, 2-3 लाइनें उसमें याद रखनी है, वो और देख लो। वो टॉपिक है प्लाज्मोडेस्माटा। नाम सुना होगा आपने शायद कभी, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल मेम्ब्रेन को भी हटाते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री से ही जुड़ा हुआ है। तो ही चीज़ें पढ़नी थी अपन को सेल बाउंड्री में, एक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। एक पॉइंट और है प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी बाउंड्री से जुड़ा है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो शब्द है, ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था स्ट्रॉसवर्जर ने 1901 में। याद रखना इसको, ईयर भले ही याद मत रखना, लेकिन जो वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, स्ट्रॉसवर्जर। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने दिया? स्ट्रॉसवर्जर ने। अब प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? देखो, किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। जैसे मिडिल लैमेला सिर्फ प्लांट सेल के अंदर था, ठीक उसी तरह से प्लाज्मोडेस्माटा भी सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। तो एक प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और वे सेल्स अभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़ते हैं वे सेल एक दूसरे से? मिडिल लैमेला से। ये क्या है मिडिल लैमेला? क्या इन सेल के बीच में कोई कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो, एक प्लांट की जो रूट जो होती है,
प्लांट की जो रूट होती है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं सेल। तो पानी जो वो एक सेल में जाएगा, फिर उस एक सेल से पानी जो है वो दूसरे सेल में जाएगा, वहाँ से तीसरे सेल में जाएगा, वहाँ से चौथे सेल में जाएगा। इस तरह से जो वाटर है वो पूरे प्लांट के अंदर फ्लो होता है, मतलब सेल टू सेल। एक सेल एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस वाटर को दूसरे सेल में भेजा जाएगा, फिर तीसरे सेल में भेजा जाएगा, फिर चौथे सेल में। इस तरह से जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी सेल्स के अंदर सर्कुलेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर सभी सेल्स के बीच में एक ट्यूब जैसा कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है ये एडजेसेंट सेल में ही होता है। एडजेसेंट सेल का मतलब होता है पास वाला। जैसे कि ये हो गया 1, मान लो इसको नंबर 2 दे दिया, इसको एक सेल बना हुआ यहाँ पर, इसको नंबर 3 दे दिया, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। जो पड़ोसी होंगे वही एडजेसेंट कहलाएंगे। 1 और 3 ये एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। 2 और 3 ये एडजेसेंट है, ठीक है। 1 और 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है, लेकिन 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है। मान लो ये ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, तो 1 और ए ये एडजेसेंट है, लेकिन 1 और बी एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब जो उसके ठीक पास में हो, जो उसके ठीक बगल वाला सेल हो, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है सिर्फ एडजेसेंट सेल के बीच में। तो क्या होता है भाई ये एडजेसेंट प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, एक टनल जैसा सिस्टम है जो 2 सेल के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब ये भी मल्टी सेलुलर सेल के अंदर ही होता है। जैसे मिडिल लैमेला की मैंने बात की थी कि मिडिल लैमेला होने के लिए कम से कम 2 सेल की ज़रूरत होती है। कम से कम 2 सेल तो होना ही चाहिए, तभी तो उसके बीच में मिडिल लैमेला होगी। ठीक उसी तरह से प्लाज्मोडेस्माटा के होने के लिए भी कम से कम 2 सेल चाहिए। यानी प्लाज्मोडेस्माटा कभी भी यूनिसेलुलर प्लांट में नहीं होता, ये होता है हमेशा मल्टी सेलुलर प्लांट में। जहाँ 2 या 2 से अधिक सेल्स होंगे वहीं पर प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये एक टनल जैसा सिस्टम, एक पाइपलाइन जैसा सिस्टम है जो 2 या 2 से सेल्स को, जो कि एडजेसेंट सेल को जोड़ता है। इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जो कि एक दूसरे के